हेलो एंड वेलकम टू स्टडी IQ IAS। आई एम शेखर चौधरी और आज हम जिस विषय पे चर्चा करने वाले हैं वो है ज़मीन से जुड़ा हुआ मामला। भू कानून की मांग बहुत अरसे से उत्तराखंड में गूंजती रही है और पर्टिकुलरली रीसेंट समय में जो आउटसाइडर्स उत्तराखंड राज्य में लैंड खरीद रहे हैं और उससे जो पहाड़ के लोग हैं, पहाड़ी राज्य है उत्तराखंड, आपको पता ही होगा, कुछ मैदानी भाग भी है, उनको ऐसा लगता है कि उनकी संस्कृति और साथ में जो इकोनॉमिक स्पेस है कार्य करने का, उस पे कुठाराघात हो रहा है। तो इसी जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड की कैबिनेट ने एक डिसीजन लिया है जिसमें कर लगाए गए हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो जी द्वारा कि बाहर के लोग कम लैंड ले सकते हैं। अब जो ये लैंड का मुद्दा है, आपको समझना होगा, ये स्टेट लिस्ट का एक सब्जेक्ट है। भारत की 7वीं अनुसूची में, मीन्स संविधान की 7th शेड्यूल में लैंड जो है स्टेट को अधिकार है, उसको मैनेज कर सकते हैं। उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है जो 2000 सन में उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था और ये पहाड़ी आइडेंटिटी पे बना हुआ राज्य था। तो यहाँ पर बाहरी लोग, जो बाहर के मतलब है कि दिल्ली NCR, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब या कहीं और के लोगों ने काफ़ी लैंड परचेज कर ली है। उससे एक जन आंदोलन चल रहा था और भू कानून की मांग थी, उसी पे बेस्ड ये एक स्टेप लिया गया है। अब देखते हैं इसके अंदर की बात को। तो पुष्कर सिंह धामी जी ने ट्वीट करके कहा है कि राज्य की संस्कृति और मूल स्वरूप की रक्षा करना हमारा सरकार करेगी। इसी के लिए जो भू कानून की मांग थी उसमें कैबिनेट ने यह डिसीजन लिया है कि बाहरी व्यक्तियों को एक रिस्ट्रिक्शन लगाया जाएगा कि वो एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर लैंड ना खरीद पाएं। पर ये पूरे उत्तराखंड में लागू नहीं है। इसमें भी एक पेच है कि ये राज्य के 2 जो मैदानी जिले हैं, जैसे उधम सिंह नगर जो नैनीताल से अलग हुआ जिला था, और हरिद्वार, वो तो सबको पता ही है, धार्मिक रूप से भी बहुत ही एक महत्वपूर्ण जगह है भारत में, उन पे ये लागू नहीं होगा। तो क्या है डिटेल, इसको देख लेते हैं। यहाँ पर आप मैप देख पा रहे हैं उत्तराखंड का। जो ये इलाके हैं उत्तरकाशी, देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल, इन जिलों को छोड़ते हुए पौड़ी और चंपावत को मात्र हरिद्वार में और उधम सिंह नगर में ही बाहर के व्यक्ति हॉर्टिकल्चर या एग्रीकल्चर लैंड ले सकते हैं। अगर घर बनाने के लिए लैंड लेना हो तो कहीं भी ले सकते हैं। ऐसा क्यों करा गया है? क्योंकि बहुत लोगों ने हॉर्टिकल्चर या एग्रीकल्चर लैंड लेने के लिए अप्लाई किया पहले, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्लैक मनी करके अपने बड़े बड़े से फार्म हाउस भी बना लिए हैं। बहुत सारे लोगों ने लैंड यूज़ लिया कि हम इंडस्ट्रीज़ लगाएंगे, होटल खोलेंगे या होम स्टेज बनाएंगे, कभी नहीं किया। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्लैक मनी भी आया। लोकल लोगों के लिए इसके दाम जो लैंड के थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए, वो अफोर्डेबल हाउस भी नहीं ले पा रहे थे, ये भी एक कारण था। साथ में जो पहाड़ की संस्कृति है उसके बचाव के लिए भी इसको ज़रूरी था। पहाड़ पे हिमाचल प्रदेश जो लगता हुआ एक राज्य है, पहाड़ी राज्य, वहाँ पर आउटसाइडर किसी भी प्रकार की लैंड नहीं ले सकते हैं। मतलब इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं लीज पे लैंड को लेके, पर घर बनाने के लिए भी लैंड नहीं ले सकते हैं। वहाँ पर संविधान का प्रोविजन लागू है। तो अभी ये बैन स्कोप का क्या रहेगा? 11 डिस्ट्रिक्ट में इफेक्टेड होगा, जैसे मैंने आपको बता दिया। एक्सेप्शन रहेंगी मैदानी डिस्ट्रिक्ट, हरिद्वार और उधम सिंह नगर। रिस्ट्रिक्शन जो है एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर लैंड पर ही है, और टाइप की लैंड का पर नहीं है। मतलब आप अपने घर बनाने के लिए अभी भी ले सकते हैं लैंड को। सो समय समय पे अगर देखा जाए तो भू कानून, सशक्त भू कानून मांग रही है उत्तराखंड के लोगों की। और यहाँ पर अलग अलग मुख्यमंत्रियों के अंतर्गत हमने देखा है कि चीज़ें बदलती रही है। जैसे जो नारायण दत्त तिवारी जी यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, वेटरन एक लीडर रहे हैं कांग्रेस के। इनके समय में 500 स्क्वायर मीटर तक का लैंड लिया जा सकता था किसी के भी द्वारा। इसको 2008 में भुवन चंद खंडूरी जी ने 250 कर दिया, और 2018 में ये जो रिस्ट्रिक्शन था बाहर के लोगों का लैंड लेने का, इसको पूरी तरह हटा दिया 2018 में। 2018 के बाद बहुत ज़्यादा ब्लैक मनी जो उत्तराखंड में आया, बाहर के लोगों ने लैंड लिया। कोविड-19 के बाद बहुत सारे दिल्ली NCR और बड़े शहरों के लोग भी यहाँ के बसे, तो लोकल लोगों को ऐसे लगने लगा कि उनकी संस्कृति पे क्या हो रहा है, कुठाराघात हो रहा है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि उत्तराखंड की आबादी भी बहुत ही कम है। 2011 सेंसस के अनुसार 1 करोड़ 1 लाख आबादी थी यहाँ की। इसी के पड़ोसी राज्य
हिमाचल प्रदेश की जो आबादी थी वो 78 लाख थी। तो ऐसे में अगर 20-25 लाख लोग ऐसे बाहर से आएंगे और इन्वेस्टमेंट करेंगे तो यहाँ का मूल स्वरूप चेंज हो सकता है, ऐसे यहाँ के लोगों की एक भावना थी। तो इसको अब ये मुद्दा काफ़ी दिनों से एक राजनीतिक मुद्दा बना हुआ था, इसको इसी पे डिसीजन लिया गया है और 2018 का जो कानून है वो हटा लिया गया है कैबिनेट के डिसीजन में और उसकी जगह नया कानून आएगा। अब देखिए यहाँ पर की चेंजेस क्या होंगे। आउटसाइडर 12.5 एकड़ तक भी लैंड ले सकते थे एग्रीकल्चर की, पर अब नहीं ले पाएंगे। ब्लैंकेट बैन हो गया 11 डिस्ट्रिक्ट में, तो पर 250 स्क्वायर मीटर की लैंड अभी भी क्या है, लिए जा सकती है। पहाड़ी राज्य है, यहाँ पर जो ज़मीनें हैं वो भी कम हैं, खेती की ज़मीनें सीढ़ीनुमा खेती पे करी जाती है और विशेष बात करें तो जंगल से घिरा हुआ इलाका है, लैंड कम है। कुछ चीज़ें जो आपको देखनी होंगी वो ये है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की पावर जो है उसको भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की पावर को रिस्ट्रिक्ट किया गया है। अब यहाँ पर हमें देखना होगा किस तरीके की पावर, कि पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को हर जिले में ये अधिकार था कि वो अपने स्तर पे लैंड परचेस में अपनी भूमिका निभा सकता है जब बाहरी लोग ले रहे हो, परंतु इसको सरकार ने क्या किया है, कम कर दिया है और डिजिटल पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। सारा का सारा सेंट्रलाइज्ड एक कैरेक्टर हो जाएगा। यहाँ पर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो देख रहे हैं वहाँ पर इस तरीके के एग्जाम्पल आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो पेपर 2 में है वो डीएम के संदर्भ में अगर क्वेश्चन आता है तो इसको पर्टिकुलर एग्जाम्पल को आप दे दीजिएगा एक, और दूसरा क्या डीएम का रोल इवोल्यूशन जो है वहां पर भी दे दीजिएगा। एफिडेविट की भी रिक्वायरमेंट होगी। आउटसाइडर मस्ट फाइल एन एफिडेविट स्टेटिंग रीजन फॉर परचेज ऑफ लैंड, लैंड यूज रिस्ट्रिक्टेड टू डेजिग्नेटेड पर्पस ओनली। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर भी अगर आपको लैंड लेनी है तो उसमें जिस पर्पस के लिए आपने लैंड ली है वही करना पड़ेगा। यदि नहीं करेंगे तो लैंड को वापस भी लेने का प्रावधान है इस नए लॉ में। सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है ये। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की पावर है या राज्य सरकारों की पावर है जो उनमें निहित हैं कि लैंड को कैसे मैनेज किया जा सकता है। साथ में जमींदारी एबोलिशन और लैंड रिफॉर्म्स एक्ट भी भारत में हिस्टोरिकली काफ़ी कंटेंशियस मुद्दा रहे हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे ही टॉपिक्स को पढ़ाने का एक सब्जेक्ट है। नया बैच हमारा 10 मार्च से शुरू हो रहा है, आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। संपूर्ण बैच है ये, ऑप्शनल के लिए 5 माह में आपका पूरा कोर्स हो जाएगा। इसके विषय में मैं और आपको बताऊंगा, आप लेक्चर देखते रहिए। अंत में जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं उनके विषय में मैं और जानकारी देता हूं। डेट याद रखिए 10 मार्च से हमारा नया बैच शुरू है। सो ऑब्जेक्टिव न्यू लॉज के क्या हैं जो मैं बता ही चुका हूं, एक बार और आपको डिटेल में बता रहा हूं। लोकल कल्चर को प्रिजर्व करना, क्योंकि जो पहाड़ी आइडेंटिटी है वो एक कारण बनी उत्तर प्रदेश से अलग होने का। प्रिवेंट लार्ज स्केल एक्विजिशन, आउटसाइडर्स नहा के बसे और यहाँ पर ब्लैक मनी का जनरेशन कम हो। साथ में लोकल लोगों की जो ज़मीनें हैं वो ना जाए, लोकल लोगों को अफोर्डेबल लेवल पे, अफोर्डेबल रेट पे अपने लिए घर या ज़मीन लेने का एक माहौल बना रहे, लोकल राइट्स बने रहें, इसके लिए करा गया है। ये इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। सो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स पे कैसे इसका इम्पैक्ट करने वाला है, यदि इसकी बात करें, लोकल रेजिडेंट के लिए फ़ायदा है, उनको अपनी लैंड बेचने पे जो दबाव था वो कम होगा। परंतु ये भी बात है कि जो लोग लैंड बेच के बाहर सेटल होना चाहते हैं उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी कम होगी, उनके दाम लैंड के कम हो जाएंगे। आउटसाइडर है, स्ट्रिक्ट रेगुलेशन होगा, स्क्रूटनी होगी। बाहर के लोग जो अभी ब्लैक मनी को इन्वेस्ट यहाँ पर कर रहे थे उसमें बहुत सारे जो यहाँ पर आपको ये देखना होगा, लैंड एक ऐसा मुद्दा है जिसमें ब्यूरोक्रेसी का भी बहुत स्टेक रहता है। तो यहाँ पर बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स भी हैं। अगर आप कभी रामगढ़ क्षेत्र में जाएंगे, वो क्षेत्र है रामगढ़ भवाली के पास, जहाँ पर कैंची धाम है प्रसिद्ध, उसी के आसपास बहुत सारे पूरे ही देश के IAS IPS ऑफिसर्स, रिटायर्ड और जो बहुत सारे जुडिशरी में लोग हैं उन्होंने अपने छोटे छोटे फार्म हाउस बना रखे हैं। तो वहाँ पर लोगों की अवधारणा भी है कि शायद ये ब्लैक मनी से बनाते हैं। और इन्वेस्टर्स के लिए ये चार्ज रहेगा, जेन्युइन इन्वेस्टर्स के लिए खतरा रहेगा एक तरीके का, बाहर के लोगों के प्रति जो एक नेगेटिव भाव और बनेगा, हर इन्वेस्टमेंट को एक नेगेटिव पर्पस से लिया जाएगा। तो यहाँ पर जो, क्योंकि उत्तराखंड में जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, तो उसके हिसाब से ये एक मुद्दा हो सकता है जो लॉन्ग टर्म में नुकसान पहुंचाने वाला
हो सकता है। सो अभी इकोनॉमिक इम्पैक्ट तो हमें देखना होगा। लैंड वैल्यूज लोगों के लिए कम हो जाएंगी, सोशल डायनेमिक्स, लोकल जो कल्चर है वो प्रिजर्व होगा। इसको आगे चल के एक तरीके से चैलेंज भी किया जा सकता है। वैसे तो कैबिनेट का डिसीजन है, लोगों की आम राय से है। भू कानून एक बड़ा मुद्दा रहा है उत्तराखंड में, तो जनभावनाओं को ध्यान में रख के बनाया गया है। फिर भी इसको लोग चैलेंज तो करेंगे ही। न्यू लॉ रिप्रेजेंट अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन लैंड ओनरशिप इन उत्तराखंड। लैंड जो है हमेशा से ही बहुत एक मुद्दा रहा है, शुरू से ही। चाहे आप देखें कि लैंड एक्विजिशन, लैंड रिफॉर्म्स जो हुए थे सुप्रीम कोर्ट में, इतने सारे जो बड़े बड़े जजमेंट हैं, इवन केशवानंदा भारती केस है जो एक लैंडमार्क जजमेंट है, वो सब लैंड से ही रिलेटेड आए हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो बैच शुरू होगा उसमें आपके लिए 2 तरीके के कोर्सेज उपलब्ध हैं। यदि आप प्लैटिनम बैच में एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पर आपको कुछ सुविधाएं एज कंपेयर टू गोल्ड बैच है उससे ज़्यादा मिलेंगी। वो सुविधाएं हैं रेगुलर आंसर राइटिंग सेशंस प्लैटिनम में आपको मिलेंगे, 1-to-1 मेंटोरशिप प्लैटिनम में मिलेगा, मेन टेस्ट सीरीज जो आपके टेस्ट होंगे 12, 8 सेक्शनल और 4 फुल लेंथ, उनका फुल आंसर्स के साथ ये भी आपको मिलेंगे मेन टेस्ट सीरीज में, मतलब प्लैटिनम में इंक्लूडेड है। मेंटोरशिप के लिए 1-to-1 आपको 24/7 कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए भी प्लैटिनम बैच में ही ये इंक्लूडेड है। सो आपको अलग से पैसे नहीं देने हैं। ऑप्शनल ज्ञान भंडार में आपको एक्स्ट्रा चीज़ें मिलेंगी, पिछले लेक्चर्स भी मिलेंगे, साथ में वैलिडिटी भी इसकी 30 मंथ्स रहने वाली है। तो आप सभी का स्वागत रहेगा। आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का बैच ले सकते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मेरे से अगर आप लिंक होना चाहते हैं, कोई सवाल आपका या किसी भी प्रकार का संशय है तो मेरे से आप पूछ सकते हैं। पब्लिक एड बाय शेखर, ये टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों पे ही सेम आईडी है। यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको मदद करने वाला है गवर्नेंस में, साथ में इंटरनल सिक्योरिटी में, साथ में डिजास्टर मैनेजमेंट जैसे टॉपिक आपके पूरी तरह कंप्लीट हो जाएंगे। एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट जो टॉपिक आपके एथिक्स के पेपर में है वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। पॉलिटी में तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलने ही वाला है। सो आप सबका स्वागत रहेगा इसको ज्वाइन करने में। कैसे आपको ज्वाइन करना है इसके विषय में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। आप बस स्टडी IQ की वेबसाइट पे विजिट करें, यहाँ पर जाकर आपको ऑप्शनल विषय में क्लिक करना है एक्सप्लोर। जैसे ही आप एक्सप्लोर करेंगे तो यहाँ पर आपको सीरीज ऑफ जो हमारे टीचर्स हैं उनका आएगा और यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करके बैचेस के बारे में देखना मिल जाएगा। थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर हर विषय के बारे में आपको जानकारी मिल रही है। यहाँ पर जाएंगे बैच के में और PDF व्यू कर सकते हैं कि कहाँ से आपके लेक्चर शुरू होंगे। पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन इसमें आपको मिल जाएगा। साथ में आप ज़रूर जाएं और देखें, मेरे बारे में देखें, मेरी क्वालिफिकेशंस, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। मैं एज ए असिस्टेंट कलेक्टर के पद पे काम कर चुका हूँ सब डिविजनल लेवल पे उत्तर प्रदेश में। मास्टर्स डिग्री है, नेट JRF है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ही पब्लिक पॉलिसी में PhD सबमिशन जल्द ही होने वाला है, तो डॉक्टरेट भी हो जाएगी। और डेमो वीडियो आप जाके देख सकते हैं, मेरा पुलिस विषय पे एक लेक्चर है, इससे आपको पता चल जाएगा। यहाँ तो आप मुझे देख ही रहे हैं। FAQs और कोर्स का कंटेंट क्या है ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। बाय नाउ में जाइएगा, यहाँ पर प्रॉम्प्ट आएगा। याद रहे आपको SC लाइव कोड का यूज़ करना होगा। शेखर चौधरी नाम के इनिशियल्स हैं, SC लाइव। यदि आप कोड यूज़ करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा यहाँ पर। इसी के साथ हम ख़त्म करते हैं ये लेक्चर। फिर आपसे मुलाकात होगी ऐसे ही किसी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नेंस से रिलेटेड विषय में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।